मॉडल के बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और ये आता है 1911 में। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो नहीं हुई थी। अब एटम पर उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट ये चेक करना चाहते थे कि जो उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो उसमें जो रदरफोर्ड मॉडल था, जिसे हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, वो उन्होंने किया। अब इन्होंने जो किया था वो दो स्टूडेंट के साथ किया था। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो किस तरीके से था, चलिए वो देखते हैं। तो अपने सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड दैट इज एल और यहाँ पे राइट साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, दैट इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो रेडिएशन इमिट करते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं He+2 आयन के। मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और जिसका मास कितना होता है 4 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लिया और उसका बॉम्बार्डमेंट कराया किस पर, थीन गोल्ड फॉइल, गोल्ड की फॉइल ले गई और उस पर हम लोगों ने क्या किया, बॉम्बार्डमेंट कराया। अब यहाँ पर गोल्ड ही क्यों लिया गया, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है सबसे मिनिमम कर सकते हैं। यहाँ पर जो गोल्ड की थिकनेस थी वो अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर के आसपास थी। ठीक, अब मेलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी ऐसा मेटल जिसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड से बेटर मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी कोई नहीं शो कर सकता, इसलिए गोल्ड का फॉइल लिया गया और इसको यहाँ से बॉम्बार्डमेंट कराया गया और सर्कुलर वे में फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लगाई गई, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद जब वो टकराएंगे गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में उनका एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, उससे हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ये जो होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वो होता है जिंक सल्फाइड का, ZnS। अब ये जिंक सल्फाइड का होता है, इसमें प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब भी कोई इससे पार्टिकल्स टकराते हैं तो ये ग्लो करता है, चमकता है। इसकी बेसिस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए। लेकिन बिफोर ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे स्फीयर में फैला होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह स्फीयर में फैला होता है तो अल्फा पार्टिकल्स जिसमें वो आइडेंटिकल है He+2 आयन का, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हर जगह क्या होना चाहिए, हल्का हल्का डेविएशन होना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा था कि ऐसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि थॉमसन ने बता रखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह फैले होते हैं और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड होते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण हल्का सा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो उनको ये लगा था कि कुछ ना कुछ हल्का सा डेविएशन होना चाहिए, बट जो रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड था रदरफोर्ड के लिए। वो कैसे था वो समझते हैं। सबसे पहली बात ये जाना उन्होंने, वो देखा कि जैसे आपको राइट साइड का जो डायग्राम है वो देखो, पहले यहाँ पे एक एक एटम की बात की गई है ना, ये 4 है तो 4 एटम है एक तरीके से, आप ये जान लो अभी। अब इन्होंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे जा रहे हैं, मतलब अनडिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो लेस देन 1 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो या तो 1 डिग्री से कम डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं या तो सीधे निकल जा रही हैं। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो 90 डिग्री या उसके आसपास का डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे थे। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि ऐसे कुछ एकाध पार्टिकल्स उन्हें दिखे जिनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो था वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री के आसपास भी था, मतलब वापस आ जा रहे हैं। और ये जो था उनको जो दिखा वो इनको क्या लगा कि 20,000 अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स की बीम को अपन पास कर रहे हैं गोल्ड फॉइल से, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल जो है 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट, जब उन्होंने इसके अलावा दूसरे मेटल का फॉइल लिया तो उन्होंने ये देखा कि जिस तरीके से हम लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
हालांकि जो फोर्थ पॉइंट है उसको आप साइड में रखें और इस एक्सपेरिमेंट से, जिसे हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डमेंट कराया था अल्फा पार्टिकल से, उससे मेन 3 बातें ऑब्जर्व की। फर्स्ट क्या ऑब्जर्व किया उसको आप देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। पहला ऑब्जर्वेशन यही था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गया, जैसा मैंने बताया लगभग 99% के आसपास, या तो 1 डिग्री से लेस डिफ्लेक्शन। ये जो मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, जो मैंने बता दिया है, ये नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आप जरूर इसके नोट्स बनाते चले, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि ये अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की कर रहे हो या बोर्ड की कर रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा काम आएगा आपको, चाहे वो इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिजिकल पढ़ो या ऑर्गेनिक पढ़ो। तो चलिए, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, मतलब बहुत कम में से थे जो डिफ्लेक्शन शो किए थे। और थर्ड कि 20,000 में एक ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिनमें 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ था। तो ये ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का था, और उससे उन्होंने उसके बाद फाइनली कंक्लूजन क्या दिया वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इनके कंक्लूजन का, ये देखते हैं। सिंस द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द एटम इज एम्प्टी। अगर कोई एटम की बात करते हैं तो हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया था कि उसमें मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स की रेज थी वो स्ट्रेट निकल गई थी। इसका मतलब उन्हें ये लगा कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो क्या होता है, खाली होता है। सेकेंड पॉइंट क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया वो देखते हैं, जो फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया। अल्फा पार्टिकल्स बीइंग्स पॉजिटिवली चार्ज, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, दैट इज आइडेंटिकल टू He+2 आयन, जिनका एटॉमिक वेट क्या होता है 4 AMU, है ना। एंड हैविंग अ कंसिडरेबल मास, उनका मास भी कंसिडरेबल है, बहुत कम भी नहीं है। कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाई सम हैवी पॉजिटिवली चार्ज बाई रिपल्शन, मतलब कि वो तभी डिफ्लेक्ट हो सकते हैं जब कोई हैवीली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और प्रेजेंट है, तभी जाकर उनमें रिपल्शन होगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग ये डिस्कवर कर चुके थे, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर रिपल्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ एक ऐसा मतलब हेवी डेंस पार्टिकल प्रेजेंट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड नेम दिस हैवी पॉजिटिवली चार्ज एज अ न्यूक्लियस, उसका नाम जो दिया उन्होंने न्यूक्लियस दिया, जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट था। दैट इज वाई रदरफोर्ड के जो मॉडल है एटॉमिक मॉडल, उसे हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड। जैसा कि हमने देखा कि 20,000 में 1 ऐसे थे जो 180 डिग्री के आसपास का डिफ्लेक्शन दिए थे, विच इंडिकेट्स दैट द मास ऑफ द एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज वाज कंसंट्रेटेड एट अ स्मॉल वॉल्यूम इन एन एटम। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो एटम का कंप्लीटली मास था, जो मास है वो एक जगह कंसंट्रेटेड है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के पास कंसंट्रेटेड है। क्योंकि थॉमसन मॉडल ने तो बताया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, बट रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं बताया अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने कैलकुलेशन से ये बताया कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो इक्वल है किसके, 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। कुछ इस तरीके का रिलेशन उन्होंने बताया। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा एटम अगर है तो उसमें बहुत छोटे से जगह में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर 5 किलोमीटर का कोई क्रिकेट का स्टेडियम है, 5 किलोमीटर का स्टेडियम आप इमेजिन करो, और उसके सेंटर में जाके आप क्या करो, क्रिकेट का एक बॉल रख दो, है ना, क्रिकेट का एक बॉल रख दो, और ये 5 किलोमीटर का क्या हो गया, स्टेडियम है। तो ये स्टेडियम जो है वो एक एटम है, और उसके बीच में जो वो क्रिकेट बॉल होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। कुछ इस तरीके का आप इमेजिनेशन कर सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये उन्होंने अपने कैलकुलेशन से बताया। तो ये थी उनकी कंक्लूजन। और फाइनली जो रदरफोर्ड मॉडल में कहा गया, चलिए अब वो देखते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है और उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और लगभग एटम का जो मैक्सिमम पार्ट जो मास है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। सेकेंड उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एंड एट अ वेरी हाई स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस हो गया बीच में,
और उसके चारों तरफ जो है वो सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और काफ़ी हाई स्पीड से घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे न्यूक्लियस पे। उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन दोनों में एक फोर्स लगेगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अगर सर्कुलर पाथ पर कोई चीज़ घूम रही है तो उसमें एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही फोर्स उसे बैलेंस करके इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, घुमा रही है। दैट इज वाई अपन बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप आउटवर्ड फोर्स भी कह सकते हो और ये फिजिक्स में काफ़ी अच्छे से आप पढ़ भी लोगे, एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एंड द थर्ड पॉइंट जो सबसे बताया था, हाँ एक और बात जो सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो है, जो पॉजिटिव चार्ज अपन देख रहे हैं यहाँ पे और उसके बगल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे सर्कुलर पाथ में, इसने इस सिस्टम को प्लानिटरी सिस्टम से कनेक्ट किया और प्लानिटरी मॉडल भी कहा इसे। जैसे कि सन के चारों तरफ हमने देखा है कि प्लैनेट्स घूमते हैं, सिमिलर वे में यहाँ पे इसने बताया सन जो है न्यूक्लियस के जैसा एक्ट कर रहा है और बाकी जो प्लैनेट हैं वो इलेक्ट्रॉन जैसा एक्ट कर रहे हैं। इसलिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल को हम लोग प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं या सोलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। The total negative charge of the electron is equal to the positive charge on the nucleus so that the atom is whole electrically neutral। उन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं। दैट इज वाई वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये जो तीन मेन पॉइंट्स थे ये बताए थे रदरफोर्ड में, और ये स्कूल के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। लेकिन ये मॉडल के बारे में इतना जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बोर मॉडल अपन पढ़ेंगे तो ये सब बातें वहाँ पर वापस आने वाली है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम आई ऐसे जिससे बोर मॉडल को अपने को पढ़ना पड़ा। तो इनके फेलियर के बारे में पढ़ लेते हैं, या यूं कह सकते हैं इनकी जो लिमिटेशंस थे वो पढ़ते हैं। तो अब लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में देखते हैं कि क्या इनकी लिमिटेशंस थी। इससे पहले इन्होंने अपने जो मॉडल को रिलेट किससे किया था, सोलर सिस्टम से। जैसा कि बीच में सन है उसी तरीके से न्यूक्लियस है, और जैसा प्लैनेट उनके चारों तरफ घूमते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये जो है जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ध्यान रहे इसको इस तरीके से मैंने नोट्स के फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि आप एज अ नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ज़रूर नोट्स को प्रिपेयर करें। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो आप सिर्फ ज़रूर देखें। अगर आप सिर्फ जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th के बाद देख रहे हैं वीडियो, तो ज़रूर सिर्फ आप देखें। लेकिन अगर आप 11th या 12th में, तो आप ज़रूर नोट्स को ज़रूर बनाएं। और आपको कुछ भी जो भी खामियां लगती हैं इस वीडियोज़ में उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें आप। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे कि मैक्सवेल की उस समय थ्योरी थी, और थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स एक्सीलरेशन में है तो वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी वो क्या करेगा, वो इमिट करेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो अगर उसके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, और अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वो एक्सेलरेशन में है। और अगर वो एक्सेलरेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वो घूमेगी, घूमते के साथ ही उसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, और धीरे धीरे वो सर्कुलर पाथ ना होके वो स्पाइरल हो जाएगी, जैसा इस डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। और वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होगी और एक बार जाके वो न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा और वहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि एटम जो है वो स्टेबल है, वो न्यूट्रल है, वो अनस्टेबल नहीं है। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैक्सवेल की थ्योरी को वो उस तरीके से नहीं बता पाए कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है। अब आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि अगर मैक्सवेल की थ्योरी है तो उसके अकॉर्डिंग तो अपना सोलर सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। बट एक बात ध्यान रखें कि जो अर्थ है वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो चार्ज पार्टिकल्स के लिए थी कि अगर वो एक्सेलरेशन में है तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी एनर्जी लूज कर रही होगी।
और अगर उनकी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर एनर्जी। इसका मतलब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे और क्या उनकी एनर्जी होगी, कहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये इनकी लिमिटेशंस थी। तो ये सारी लिमिटेशंस जो हैं वो अब हम लोग बोर मॉडल में पढ़ेंगे। तो जब भी आप बोर मॉडल की वीडियो देखें, एक बार ओवरव्यू जरूर ले लें कि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या क्या कहा था। आज के लेक्चर में बस इतना है।